जो शख्सियत हमारे बीच आने वाली हैं, उनकी पहचान की अगर बात की जाए तो उनके लिए चंद लाइनें हम कहना चाहेंगे। इनके प्रतिनिधित्व में हरियाणा रोडवेज गरीबों का जहाज बनी। वाकई, और इनके प्रतिनिधित्व में खनन माफियाओं पर कानूनी शिकंजा कसा है। राजाओं के क्षेत्र से ये प्रतिनिधित्व करते नजर आते हैं और बाबा फरीद की नगरी में ये रहा करते हैं। बिल्कुल जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरियाणा सरकार के एक और कद्दावर नेता कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी की, जो हमारे बीच पहुंच चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करिए। और सर आएंगे मंच में, लेकिन उससे पहले उनके सियासी सफर को देख लेते हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार की बात करें तो कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को एक गंभीर, कद्दावर और ईमानदार नेता के तौर पर देखा जाता है। मूलचंद शर्मा का जन्म 4 अप्रैल 1964 को फरीदाबाद में हुआ। 1987 में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से एमए इतिहास में स्नातकोत्तर किया। मूलचंद शर्मा हरियाणा सरकार में परिवहन मंत्री हैं। इसके अलावा उनके पास खनन और भूविज्ञान, कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण जैसे महत्वपूर्ण विभाग हैं। मूलचंद शर्मा ने छात्र राजनीति से अपना सफर शुरू किया। साल 1987 में वो मुख्य धारा की राजनीति से जुड़े। मूलचंद शर्मा ने इनेलो के उम्मीदवार के रूप में पहला चुनाव लड़ा। 1996 और 2009 में फिर से अपना भाग्य आजमाया। 2014 में ये बीजेपी में शामिल हुए और चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे। 2019 में बल्लभगढ़ से भारी मतों से जीतकर विधानसभा पहुंचे और 2019 में ही इन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। मूलचंद शर्मा के प्रतिनिधित्व में जहां एक तरफ हरियाणा रोडवेज गरीबों को जहाज बनी है, तो दूसरी तरफ हरियाणा के साथ साथ उनके क्षेत्र में विकास का पहिया तेजी से घूम रहा है। एक और फायर ब्रांड नेता मूलचंद शर्मा जी का सर आपसे अनुरोध है, कृपया मंच पर आएं, अपना स्थान ग्रहण करें और इस सेशन की शुरुआत करेंगे हमारे सहयोगी अमित तिवारी जी। सर आप भी मंच पर आएं और सवाल जवाब के इस दौर को शुरू करें। हरियाणा न्यूज के कॉन्क्लेव 2023 को आगे बढ़ाते हुए हम मंच पर स्वागत कर रहे हैं। परिवहन मंत्री हैं, उच्च शिक्षा मंत्री हैं, साथ साथ जो खनन मंत्री के रूप में भी दायित्व संभाल रहे हैं मूलचंद शर्मा जी। कद्दावर नेता है और राजनीति को बड़ी बारीकी से समझा है हमेशा और की भी है। स्वागत है आपका मूलचंद शर्मा जी। सवालों का दौर बढ़ रहा है आगे। आप पर अभी अभी जो एक जिम्मेवारी मिली उच्च शिक्षा की, कुछ समय हुआ है उसे, और आपके कौशल को देखते हुए ही कई और भी विभाग आपके पास हैं। पहले बात करते हैं परिवहन की। सीधे रूप में परिवहन की अगर बात की जाए तो जन सुविधा से जुड़ा हुआ मामला है। कर्मचारी संतुष्ट नहीं होते, जनता भी संतुष्ट नहीं हो रही। आपके क्या प्रयास रहे हैं अब तक? सबसे पहले तो मैं परिवहन की, जब 2019 से मुझे दायित्व मिला और जो 19 के बाद 23 तक मेरे परिवहन महकमे में कोई एक भी हड़ताल नहीं हुई, मैं सबसे पहले सभी का धन्यवाद करूंगा। और 2019 से पहले 4 साल हम बस नहीं खरीद पाए और 2200 बसों का जो बेड़ा था वो भी 2200 बस हम इस बेड़े में शामिल करें। और लोग क्यों मांगते, कर्मचारी की डिमांड थी बसों का बेड़ा बड़ा हो और हमारी प्रमोशन हो, और प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने उनकी प्रमोशन में कोई कमी छोड़ी नहीं। जो उनका राइट था, अधिकार था, जो मांगते थे उनके अधिकार को दिया और जितनी बसों की उनकी डिमांड थी बसों के बेड़े में हमने शामिल करा। आज मुझे इस बात की खुशी है, पूर्व की सरकार में 4300 का बेड़ा था, आज हमने बेड़े को बढ़ाकर 5300 का बेड़ा हरियाणा रोडवेज का बढ़ाया है। आज बेड़े में 5100 बस, 5127 बस बेड़े में आज हैं आने वाले समय में। और मैं इस बात की खुशी है कि कभी बेड़े में बसें पूरी नहीं हो पाई, आज बेड़े में बस भी पूरी हैं, कर्मचारी अपने कायम पे हैं और कर्मचारी लगे हुए हैं। और कोई खुशी तो आप किसी को नहीं रख सकते, परिवार में नहीं रख सकते, ये तो बहुत बड़ा परिवार है। और ट्रांसपोर्ट जो महकमा है
इसकी तो यूनियन की अपनी धाक है, राजनीतिक लोगों से जुड़ा हुआ है, पर सारे रोडवेज के कर्मचारियों की बड़ी कृपा रही है। रोडवेज वो अपने काम में लगे हुए हैं और हरियाणा रोडवेज के जो पहिया हैं, जिसको मैं गरीब का हवाई जहाज कहता हूं, जो गरीब का एक सहारा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता है, सब लोग लगे हुए हैं और परिवहन महकमा ठीक चला हुआ है। आरोप लगते हैं कि बसों की कमी पूर्ति नहीं हो रही, रोडवेज का घाटा 1000 करोड़ के पार हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या कुछ सुधार की उम्मीद करेंगे? कभी हरियाणा रोडवेज प्रॉफिट का सौदा नहीं रहा। शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन ये लोगों की सेवाओं में है। अगर परिवहन से कॉमर्शियल टैक्स को हटा लिया जाए, परिवहन से हम कॉमर्शियल टैक्स को हटा दें रोडवेज से, और जहां रोडवेज के कंडक्टर ड्राइवर की जहां लाख लाख रुपए तनख्वाह है, कहीं लाख रुपए, कहीं 1.25 लाख रुपए का ओवर टाइम है, अगर उसको हटा दें, जैसे और प्राइवेट बस चलनी है 20,000 रुपए में, तो इस रोडवेज को हम महंगाई पे ले जा सकते हैं। हम 40 कैटेगरी जैसी हैं जिनको सब्सिडी हम देते हैं, चाहे उसकी कोई कैंसर का है या 60 साल प्लस का है या बीमार है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोई आंदोलन होता, सब ट्रांसपोर्ट होता था। अगर इसको भी हम निकाल दें तो इस रोडवेज से ये कभी घाटे में नहीं हो सकता। और रोडवेज का जहां आपने कहा घाटा जो 900 कुछ करोड़ हुआ, जहां कर्मचारियों के डीजल का रेट 15-20 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से, जब बल्क में आप डीजल लेते हैं तो महंगा रहा और कम लेते हैं सस्ता रहा। तो जो 4-5 महीने जो डीजल की जो मार पड़ी और कर्मचारियों की जो तनख्वाह है, बसें हमारे पास रही नहीं, पहले बसों का बेड़ा 3200 रह गया और कर्मचारी हमारे पास पूर्ण थे, ये भी एक सबसे बड़ा कारण है। जबकि राजस्थान, हिमाचल और उत्तर प्रदेश सबसे, दिल्ली सबसे आज भी किराया हरियाणा का इन सबसे 38-40 पैसे नीचे है। शर्मा जी, आप ही की सरकार 2018 में भाजपा सरकार के दौरान ही ओवर टाइम को बंद कर दिया गया था, अब दोबारा से शुरू कर दिया गया है। क्या चुनावी वर्ष को देखते हुए आगे इस तरह के कर्मचारियों को लुभाने के लिए इस तरह की? ऐसा नहीं, इसलिए किया कि हमने जो कर्मचारियों की जो आज हम पे कंडक्टर ड्राइवरों की बसें आ चुकी हैं, भर्ती में समय लगेगा। हम कौशल विकास से भी आज कंडक्टर ड्राइवर हम ले रहे हैं। हम चुनाव से नहीं जोड़ते, कभी भी चुनाव की, कभी महकमे को, ट्रांसपोर्ट को चुनाव में लेकर जाते। जहां बसों का ओवर टाइम मिलेगा, जहां कर्मचारी अपने जाएंगे और कर्मचारी समय पर अपना काम करेंगे और उनको कहीं 8 घंटा 12 घंटे मिलेगा। इससे ये क्या है कि ट्रांसपोर्ट के कर्मचारियों की जो कमी उसकी पूर्ति होगी और इससे क्या है कि लाभ मिलेगा कर्मचारियों को। ठेकेदारी प्रथा पर रोक लगे, उनकी अनियमितताएं थी, उसके बाद आपने हरियाणा कौशल विकास निगम की स्थापना की। अभी इन दिनों में एक मामला बड़ा चर्चित है कि आईएएस ऑफिसर का नाम आ रहा है, कुछ बड़ी रिश्वत का घालमेल है, जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की बात करती है। तो ऐसे में कौशल के निगम में बिल पास करवाने के एवज में मोटी रकम ली जा रही थी। एक महिला पकड़ी गई है, एक आईएएस का नाम भी आ रहा है और भी काफी लोग आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, मेरे माने कौशल विकास आज से 4 महीने पास मेरे पास था और मैं इसका वजीर था अभी मुख्यमंत्री जी के पास। और कौशल विकास जो प्रणाली है, सबसे जो ठेकेदारी प्रथा का जो खात्मा किया। कैसे बहुत से कर्मचारी कहते थे जी मुझे तो तनख्वाह 12,000 रुपए दी है, 18,000 रुपये साइन का, ना पीएफ था ना ईएसआई थी, उस कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिलती थी, ठेकेदारी प्रथा से शोषण होता था। आज उन कर्मचारी ने जाकर पूछे ना, जाके जिसको 18,000 रुपये से गोजा मिलते हैं, 18,000 रुपये लेके जाता है, ईएसआई भी करती है, पीएफ भी उसमें जाता है। पहले तो ठेकेदारों की प्रथा थी, लोग कहते थे जी मैं जितने पुराने कर्मचारी को हटा दूंगा, नहीं लगा दूंगा। आज ऐसा नहीं है, आज वही कर्मचारी हटेंगे जो लोग काम नहीं करते। और क्या है कि इससे सबसे बड़ा लाभ ये इस बात का मिला है कि कर्मचारियों को आज ईएसआई भी है, पीएफ भी है और ठेकेदार अपनी मन की मर्जी नहीं कर सकता। ठेकेदार अपनी मर्जी नहीं चला सकता, भाई अपनी मर्जी से किसी को लगा दे, किसी की मर्जी से हटा दे, इससे लाभ। और जहां आपने कहा था कौशल विकास जिसकी बात की थी, जिसमें आप एक अधिकारी की बात कर रहे थे, मेरा इसमें कहना है सक्षम एक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से
श्रीमती, आदमी को गुणवान होना चाहिए। आदमी कहते हैं जी मैं तो ग्रेजुएशन हूं, मैं तो एमए कर ली, मुझे नौकरी लगाओ, कि हमें आदमी को रोजगार देने वाला बनना है। आदमी रोजगार नहीं मांगे, उसको काम देने वाला बनना है कि वो अपने उसमें पढ़ लिख के सक्षम होकर वो उसका। और कई बार क्या होता है कि इस तरह की उसमें जो प्रणाली होती है जिसपे जो प्रोजेक्ट प्राइवेट सेक्टर में जो खोलते हैं, कहते हैं मैं 500 बच्चों को कौशल करूंगा, मैं 1000 को करूंगा 500, इस तरह की जो होते हैं, इस तरह के जो भी लोग काम करते हैं वो बच नहीं सकते। प्रशासन के बड़े लंबे हाथ होते हैं। कोई आदमी कहते मुझे जानकारी नहीं है, अगर पूर्व की सरकारों में इस तरह के हालात रहे हैं, समय लगा, मुझे कल्पना में थी हरियाणा बदलेगा। मैं तो राजनीतिक जीवन 37 वर्ष का मेरा राजनीतिक जीवन है, मैं तो हरियाणा में बोली लगती देखती, नौकरियां की बोली हुआ करती थी, कामों की बोली हुआ करती थी, ये इस्बहाब है, एससीएस है, ये एएसआई, ये डीएसपी भर्ती लगा करती थी, और मैंने कभी कल्पना भी नहीं थी कि हरियाणा ऐसा बदलेगा। आज हरियाणा में कोई बोली लगाने वाला नहीं है। आज आदमी कहते हाँ यार, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं, वो ईमानदारी पे, मेरिट पे, योग्यता पे नौकरी लगेंगी। पर धीरे धीरे समय लगता है, हर चीज को काम करने में एक साथ नहीं हो सकता, थोड़ा समय लगेगा। अगर कीटाणु किसी के मन में है, दिल में है, या कोई पॉलिटिशियन हो या अधिकारी के हाथ में हो, उसमें समय लगता है, समय तो लगेगा। पर ये मान ले किसी को नहीं दिख रहा, मैं ईमानदारी की बात करूं और काम दूसरा, उसका पता लगता है, समय जरूर लगेगा। मैं मान सकता हूं अगर कोई इस तरह का अधिकारी है उसके खिलाफ उचित कार्रवाई अवश्य होगी, आप पे भरोसा करो। पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े, टोल के रेट भी बढ़ गए हैं, तो क्या लगता है कि घाटा जो पूर्ति करने के लिए आम आदमी की जेबों पर भार बढ़ेगा किराए का? नहीं, मेरा मानना है कि कभी टोल से, पेट्रोल से कभी इसकी रोडवेज की कभी पूर्ति नहीं हो सकती। शिक्षा मेरे पास है, उच्च शिक्षा मेरे पास है, और मेरे पास उच्च शिक्षा के साथ साथ ट्रांसपोर्ट भी है, माइनिंग भी है, चुनाव भी है। मैं मानता हूं शिक्षा, चिकित्सा और ट्रांसपोर्ट ये कभी भी इसे प्रॉफिट नहीं कर सकता। ये लोगों के, पब्लिक के हित में, आम व्यक्ति गरीब के हित में आप काम करेंगे, और सरकार कभी इसे प्रॉफिट का सौदा नहीं बना सकती। और कभी ये मान चलिए ट्रांसपोर्ट से कमाना है, कभी नहीं कमा सकते। हमारा दूसरा कॉमर्शियल विंग है, वो अलग विंग है, ये अलग विंग है, वो दूसरा विंग है। जो कमाने वाला है दूसरा विंग है, और इस तरह के जो ट्रांसपोर्ट का विंग है, इसमें कभी आप कहें, और ये मान के चलिए, मान लो अगर मान लो हमारे नजदीक आसपास के जो स्टेट हैं उनमें तो आज ही बहुत कम है, आप टोल के रेट ज्यादा हैं, पर सबको ठीक करने के लिए हम चाहते हैं कि मेरी अपनी मंशा है कि आप मुफ्त से नहीं कर रहे, सब कुछ मुफ्त कर दो, सब कुछ फ्री कर दो, सब कुछ सस्ता करो, इससे कभी नहीं ना चुनाव जीते जाते, ना इससे चुनाव कभी परिणाम निकलता। आदमी लोग मानते हैं यार महंगी चीजें तो महंगी मिलेगी। अगर मान लो तेल के रेट बढ़े हैं, या सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ी है, सरकारी कर्मचारियों को ओवर टाइम मिला, हर आदमी मानता है भाई, आदमी हम नौकर रखते हैं, हमें भी ज्ञान है भाई, ये रखा है तो दिन के लिए तो रात को भी काम करता है, हम ये मानते हैं। तो मैं मानता हूं कि इस तरह के जो रेट हैं, जो रोड ट्रांसपोर्ट के रेट हैं, मेरे हिसाब से दूसरे प्रदेशों से बहुत कम है। खनन मंत्रालय संभाल रहे हैं आप, खनन को लेकर लगातार आरोप लगते हैं कि सत्ता बदलती है, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन वो अवैध खनन का जो धंधा है वो बदस्तूर चलता रहता है। तो आपने रोकने के लिए कोई ठोस उपाय कुछ किए, कोई सक्सेस हुई, उसमें आपको मिली सफलता कुछ? मैं बिल्कुल, आपने सत्य कहा, खनन एक ऐसा महकमा है जिस पर आरोप प्रत्यारोप का सबसे बड़ा दौर, और आरोप लगाने वाले अपने इतनी बात है, उनका 10 साल का समय रहा। 10 साल में 1267 करोड़ रुपए उन्हें कलेक्शन की, 1200, और अपनी सरकार में 9 साल में 5582 करोड़ रुपया हमने कलेक्शन की, 5582 करोड़ रुपए। उनके 10 साल में, हमारे 9 साल में माइनिंग 40 है, 40 माइन्स है, कभी सस्पेंड हो जाती हैं, कभी बहाल हो जाती हैं। तो मेरा ही मानना है कि वो मित्र, जो मेरे मित्र हैं जो आरोप लगाते हैं, कभी तुलना तो कर लें। और हमने इतने मुकदमे दर्ज, हर प्रति वर्ष इतने मुकदमे, इतने एफआईआर। चोर अपना काम करेगा, चोर कभी चोरी से नहीं रुकेगा। अगर मान लो थाने सारे लगे हुए हैं, अगर मान लो एक बार चोरी कर ले, दोबारा फिर थाने की जरूरत ही नहीं है,
फिर तो थाने खत्म कर देने चाहिए, मायने के अलावा और भी तो क्राइम है। मेरा ये मानना है कि जितने मुकदमे दर्ज हमने किए हैं, जितना टैक्स हमने उन पर लगाया, 67 करोड़ के आसपास, शायद ऐसा आसपास है, वो हमने उन पे तो वसूली की है। जो उन पे टैक्स लगा है, अवैध माइनिंग को हमने रोका है, उनके खिलाफ मुकदमे दे हैं हमने, उनके जेसीबी जो करता उसके खिलाफ उनके एनजीटी के तहत उनको बंद किया है। फिर मित्रों को मेरा एक बात कहना है कि आप पूरे हरियाणा में आप ये बता दें भाई फलाना आदमी अवैध काम कर रहा है, कोई आदमी मायने ये भी अवैध हो रहा है जी, ये काम कर रहा है ये भी अवैध हो रहा है। अरे वैध क्या हो रहा है? हर अवैध ट्रक निकलता अवैध, ये ट्रक हो रहा अवैध। फिर ये जो 5700 जो 5400 5500 करोड़ रुपए आए हैं, ये कहां से आए? हर चीज को आप अवैध मान लो, हर आदमी पे शक नहीं कर, शक तो करना चाहिए, मनसा ठीक रहनी चाहिए। मेरे मित्रों से कहना है, मैं इस मंच के माध्यम अपनी मनसा ठीक रखें। मूलचंद शर्मा के नेतृत्व पर नामकरण, ये तो मैं कह सकता हूं कि सब कुछ ठीक हो गया, मैं नहीं कह सकता। मैं ये मानता हूं कि किसी चोर चोरी करेंगे, अपना काम करेंगे। हमने अवैध माइनिंग पे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने ऐसे लोगों के खिलाफ लगाम लगाई है और सख्ती के साथ किया है। और हमने हरियाणा में उत्तरी हरियाणा, दक्षिण हरियाणा पुलिस की टीम गठित करी है डीएसपी के नेतृत्व में, जो अलग से इस तरह के लोगों को पकड़ने का काम करते हैं। हमने माइनिंग में अलग से 2 डीएसपी रखे हैं, एक और सिपाही कर्मचारी रखे हैं, जहां अवैध माइनिंग को हमने रोकने का प्रयास किया और प्रयास कर रहे हैं। खनन माफिया से चुनौतियां लगातार मिलती है, डीएसपी की हत्या हो जाती है, मुकदमे आप बेशुमार दर्ज करते हैं, पकड़ा कोई नहीं जाता, सजा किसी को नहीं मिलती। नहीं, आप ये नहीं कहेंगे, जब 6700 करोड़ रुपए हमने व्हीकलों से लिए, वो कहां से लिए? भाई कानून की जो धारा में है, कानून सजा कितनी देता है, पैसे की देता है या महीने की देगा, तो सजा तो वही देगी जो कानून आपने बनाया है। जो कानून के, आप कानून से अलग तो आप नहीं जा सकते। आप पैसे लेंगे या सजा देंगे, 2 सजा थोड़ी देंगे, पैसे लेंगे या कानून का। जहां डीएसपी की बात करते हैं, डीएसपी में जिन लोगों ने की, डीएसपी ने जो लोग उनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई करी है, उनके खिलाफ 302 का पर्चा दर्ज करा है और पर्चा दर्ज करके उन लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और उन लोगों के साथ सख्ती के साथ हमने कार्रवाई की है। एनजीटी जुर्माना लगा देती है, ठेकेदारों से जुर्माना वसूलने की प्रक्रिया काफी धीमी रहती है, कानूनी पेचीदगियां रहती है, उनसे कैसे निपट रहे हैं? नहीं, एनजीटी का ये नहीं माइनिंग पे, एनजीटी तो इंडस्ट्री पे भी लगाती है, एनजीटी तो एग्रीकल्चर पे भी है। एनजीटी एक माइनिंग का नहीं है भाई, एनजीटी माइनिंग में ही काम करेगी। एनजीटी का तो सारा जो काम करते हैं, इंडस्ट्रीज है या दूसरे काम करते हैं, भट्टे हैं, फैक्ट्री हैं, या कहीं आग है, कहीं पानी है, पॉल्यूशन है, इरिगेशन है, जहां एनजीटी के जो कानून के तहत कोई माइनिंग अगर मान लो फॉरेस्ट में खोलता है, फॉरेस्ट के एरिया में जाता है, अगर वो 3 मीटर के बाद वो 4.5 मीटर खोदता है, हम उस पर बंद करते हैं। हम उस पर एनजीटी के तहत जो एनजीटी का जो माइनिंग लगाने का है, भाई इस पर इतनी पेनल्टी लगनी चाहिए, उस पर पेनल्टी लगाने का काम करते हैं। और एनजीटी जब तक परमिशन नहीं देती तब तक हम माइनिंग को भी एनजीटी से परमिशन लेने के बाद ही माइनिंग को ओपन करते हैं, परमिशन देते दोबारा। हम एक भी उस पर कोई इस तरह का कोई काम हमने नहीं करने देते जो एनजीटी के खिलाफ हो। तीनों ही महकमे आपके पास है, तीनों में ही कर्मचारियों अधिकारियों की कमी की बात की जाती है। रोडवेज में भी कर्मचारियों की कमी है, इस वजह से ओवर टाइम बढ़ाया गया, स्पष्ट ही है। और जब उच्च शिक्षा मंत्रालय आपके पास मिला, वहां प्रोफेसर कम है, दूसरा भी स्टाफ कम है। खनन के मामले भी इसलिए बढ़ते जा रहे हैं अवैध खनन के, क्योंकि स्टाफ नहीं है। तो क्या कुछ इनकी स्टाफ की कमी को पूर्ति करने के प्रयास किए गए हैं, खासतौर पर उच्च शिक्षा के मामले में? नहीं, ये बात अब बिल्कुल सत्य है आपकी। जितने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमने जिनसे सरकार बनी, और मुझे 4 महीने पहले हायर एजुकेशन मेरे को मिली, 72 कॉलेज हमने खोले हैं पूरे 9 साल में, 72 कॉलेज, और पूर्व में खोले हैं 40 कॉलेज पिछले उसमें। और मेरा ये कहना है कि हम पे स्टाफ की कमी होने के कारण अभी एचपीएससी के थ्रू, एचपीएससी के उससे हमने जिसने कॉलेज के जितने प्रोफेसर हैं, हमारी जल्दी से जल्दी है कि हम 5000 के आसपास
बहुत लंबे समय से डिमांड थी, लंबी भर्ती करने जा रहे हैं और उसकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाए। जो भी उसकी है एचपीएससी की तरफ एफडी से हमने फाइल निकलवा ली है और जल्दी से जल्दी हम एक कॉलेज कैडर के लेक्चरारों की भर्ती करेंगे। जहाँ माइनिंग की है, माइनिंग पे स्टाफ बहुत लंबे समय के 20 साल में कोई माइनिंग की भर्ती नहीं हुई और उसके लगने के बाद जिस दिन से मुझे ये महकमा मिला और मुझे माइनिंग के जो पैरामीटर थे और जो शिक्षा के अधिकारी चाहिए थे उसके हिसाब से हमने एफडी से निकलवाया। एफडी के निकलवाने के बाद वो भी एचपीएससी से हमारी भर्ती होने वाली है, उसके अभी जगह निकाली हैं, माइनिंग से भी, शिक्षा से भी और अपना ट्रांसपोर्ट से भी। जहां भी होंगे भर्ती की तो समय भर्ती तो है। मुख्यमंत्री का 60,000 हरियाणा में भर्ती होने वाली है। ये सब विभागों की भर्ती होगी और जिससे क्या है कि हर महकमे को अधिकारी मिलेंगे, कर्मचारी मिलेंगे और जिससे क्या है कि बिना कर्मचारी के आप महकमा नहीं चला सकते। उधार से नहीं चलेगा महकमा, भी वहां से ले लो कि माइनिंग है, माइनिंग के अलग हैं, शिक्षा के अलग महकमा है। तो ये तो होता है कि भाई कहीं आदमी महीना 2 महीने चला सकता है, पर जब तक अपनी भर्ती नहीं होगी जब तक महकमा चल नहीं सकता। विपक्ष का आरोप रहता है कि घोषणाएं तो बड़ी बड़ी हैं, धरातल पर कुछ नहीं है। 20 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज खोल दो, ना बिल्डिंग है ना स्टाफ है, कैसे ये घोषणाएं पूरी होंगी? आपको क्या लगता है? विपक्ष के लोगों ने कब हमारे ताली बजाई है? मुख्यमंत्री ने बड़े बड़े काम किए हैं, बताओ ना। अब एक विपक्ष बताओ, विपक्ष के लोगों ने कभी मुख्यमंत्री की बड़ाई करी है? एक बता दो ना। भ्रष्टाचार खत्म हुआ तब ताली नहीं बजाई, खर्ची ना पर्ची छोड़ी जब ताली नहीं बजाई। जब जो जवाहर यादव कह रहा था मतलब कुछ जिलों के बच्चे भर्ती, आज मुझे पता है मेवात फरीदाबाद के लोग बच्चे, जिन बहनों ने अपने बेटा और बेटी को जो पढ़ाया है, जो शिक्षा दी है, आज बेटा मेरा फरीदाबाद में तो सारा भारत है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक तक, आज उनकी बेटा और बेटी नौकरी लगती हैं। आज जाके देखिए सबसे ज्यादा नौकरी लगी उन बच्चों की। कभी उनकी नौकरी नहीं लगा करती थी, पहले लगती थी एमएलए का रिश्तेदार हो, एमएलए का वोटर हो, पार्टी का आदमी हो। आज सबका साथ सबका विकास जब नारा लिया, इसकी ताली नहीं बजाई किसी ने। गरीब आदमी तो कह रहा है बहुत बढ़िया हुआ, मेरा बेटा डीएसपी लग गया, मेरा बेटा ईटीओ लग गया, मेरा बेटा डीटीओ लग गया, मेरे बेटे को नौकरी मिल गई, योग्यता के आधार पर मिल गई, वो तो खुशी मना रहे हैं। पर किसी विपक्ष के आदमी ने कहा आज तक यार ये बहुत बढ़िया हुआ? कभी ताली नहीं बजाई। कभी दक्षिणी हरियाणा को पानी मिल जाए, आज तक दक्षिणी हरियाणा को पानी नहीं मिलता था पीने के लिए। अपना भिवानी है, महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, मेवात है, फरीदाबाद है, किसी ने ताली नहीं बजाई। आज वहां के लोगों ने पूछे ना, पानी मिल रहा है, बरसात का पानी मिल रहा है, वैसा पानी जा रहा है, उसकी ताली किसी ने बजाई। आज ईमानदारी के साथ पेंशन उनके खाते में डलनी है, पहले पेंशन नहीं जाया करती थी, खाते में लेते 2-2 महीना तक, अगर आदमी खत्म हो गया तो वो पेंशन जाती थी, उसकी भी ताली किसी ने बजाई। ईमानदारी के साथ पेंशन जा रही। ई टेंडरिंग के बारे में किसी ने कहा, कौन करेगा? विपक्ष का काम है अपनी बात रखना, सरकार का है अपने लोगों के हित में काम करना। सरकार लोगों के हित में काम करेगी, आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति के लिए काम करेगी। और विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप लगाना उनका काम है। 2014 में भी यही कहा था, 2019 में भी यही कहा था, अब 2024 में ही कह रहे हैं। और मैं इसके आपके मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, हरियाणा के लोग बहुत समझते हैं, हरियाणा बहुत समझता है। ये महाभारत के युद्ध की भूमि है, जहां धर्म और अधर्म की लड़ाई हुई थी। और 2024 में जो इनका कहना है, इनको जवाब देगी हरियाणा की जनता। आरोप कोई लगा देना, आरोप कहना तो कोई लगा दो, आरोप तो चलते हुए व्यक्ति लगा देते हैं, पर आरोप के लगाने से पहले बताना चाहिए ना ये हुआ। एलनाबाद से फरीदाबाद, नारायणगढ़ से बहादुरगढ़ तक विकास के पहिए को तेजी से घुमाने की बात की गई, लेकिन कई जगह जो है आज भी विकास के मामले में पिछड़ापन नजर आता है। चाहे कोविड की वजह से सरकार कहती है कि कमी रह गई, तो आखिर ये कमियां कब पूरी होगी? 9 साल का टाइम बीत चुका है। मेरा एक ही मानना है, जो आपके माध्यम से सबसे बड़ी रही है कि रोडों की, और रोडों के कारण सबसे बड़ी ये रही कि कोविड का सबसे बहुत बुरे हालात रहे। और मैं मानता हूं मंत्री, मेरा ट्रांसपोर्ट का महकमा, कई प्रदेशों में 4-4 महीने तनख्वाह नहीं देती।
3-3 महीने महकमों के लिए तनख्वाह नहीं मिली थी, पर हरियाणा के प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कोई महकमा ऐसी जिसकी समय पे तनख्वाह ना दी हो। समय पे अगर तनख्वाह 1 तारीख को मिले तो 1 को ही दी है, पर दूसरे प्रदेशों से जानकारी लेना, 3-3 महीना लोगों ने कहा, 3-3, 4-4, 5-5 महीना उनको तनख्वाह नहीं मिलती। ये हालात थे। पर विकास की जहां कमी की बात है, कोविड का भी कारण है, सबसे बड़ा विकास बना। आने वाले समय हरियाणा का या स्टेट वो हो, सारी सड़कें बनेंगी। ये कभी कहा विपक्ष के लोगों ने भाई हरियाणा में 12-12 हाईवे बन गए, कभी कहा है? जब विपक्ष के लोग जाते हैं, अंबाला से सड़क पे चढ़ते हैं और 3 घंटा में नारनौल पहुंच जाते हैं, D152 के बारे में कभी कहा? हरिद्वार जाते पंचकुला से 2 घंटा में हरिद्वार पे अपना स्नान करके गंगा मैया में वापस आए, तो उसके बारे में नहीं कहा होगा। अभी दिल्ली से चलेंगे, बम्बे एक्सप्रेस के लिए 18 घंटे पहुंचते थे, आज पलवल वहां से गुड़गांव चढ़ेंगे तो 9 घंटे में बम्बे पहुंचे, उसके बारे में नहीं कहा होगा। वो तो हाईवे की बात है, लोकल रोड सारी टूटी फूटी पड़ी है, उनके लिए कोई बजट नहीं मिलता। नहीं, मैंने कहा इसके बारे में नहीं कहा, स्टेट वे हैं। अब मैंने कहा ना, जल्दी आने वाले 3-4 महीना में स्टेट वे का कोई रोड आपको टूटा नहीं मिलेगा। आने वाला समय होगा, रोडों पे काम होगा। आने वाले समय रोडों के बाद रोडों को कहने वाला नहीं मिलेगा। रोडों का या मार्केटिंग रोड हो या पंचायत का रोड हो या अपना स्टेट का हो, हाईवे को बारे में को कहे नहीं। जब हम कहते हैं हाईवे की, कहते हैं केंद्र का है। जब केंद्र की बात करते केंद्र ने कुछ नहीं करा, और जब विकास की बात करें केंद्र का है। आज हरियाणा में हाईवे देखिए ना, आप सिरसा जाते हैं कितना समय लगता है। आप देखिए मेरठ हाईवे, देखिए खरखौदा से देखिए मेरठ हाईवे, आप देखिए कटरा के लिए हाईवे। जिस हरियाणा में आप हरियाणा में रेस्ट हाउसों में आदमी नहीं रुकता। आज 3 घंटे में चंडीगढ़ से घर रुकेगा। आज रेस्ट हाउसों पे एंट्री जाके देखेंगे आप, रेस्ट हाउस की एंट्री नील मिलेगी, और पूर्व की सरकार में रेस्ट हाउसों पे एंट्री मिलेगी। इससे नहीं मिलेगी कि हाईवे इतने स्पीड के हैं, लोग जल्दी से अपने घर पहुंच जाते हैं या ऑफिस पहुंच जाते हैं या चंडीगढ़ दिल्ली पहुंच जाते हैं। ये सबसे बड़ा कमाल हुआ, कभी कल्पना में नहीं थी। रोडवेज में आपने ई टिकटिंग की व्यवस्था को दुरुस्त किया, लागू किया, और उसका सुपरिणाम भी उसके देखने को मिल रहे हैं। ई टिकटिंग की पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जी हरियाणा न्यूज के कॉन्क्लेव 2023 में पहुंचे हैं, उनका अभिनंदन है, स्वागत है, और हरियाणा न्यूज का पूरा परिवार आपका स्वागत करता है। जी सर, जहां आपने ई टिकटिंग की बात की थी, और ई टिकटिंग से आने वाले समय में हमने 6 जिलों में इसकी शुरुआत की है, और ई टिकटिंग से जानकारी मिलेगी। एक तो जो करप्शन है उसके लगाम में लगेगी, एक ये जानकारी मिलेगी बस कहाँ खड़ी है, बस की लोकेशन कहाँ है, बस कितने समय चली, कितनी सवारी है। एक जानकारी डेली ये मिलेगी भी इतनी कलेक्शन, आज इतनी सवारी निकली, इतने पैसे कलेक्शन हुई, इतने किलोमीटर बस चली। ई टिकटिंग हमने पूरे प्रदेश में की है। उसमें पैनिक बटन भी दिया है, अगर मुझे कोई पीड़ा है, परेशानी है, हम पैनिक बटन दबाएंगे, 112 पे रिडायल होगा, 112 से हमको जानकारी मिलेगी भी ये वहां से आया है। और इसकी पूरे प्रदेश में हम करने जा रहे हैं। यहाँ प्रदेश में अभी 6 जिले अभी हैं, बाकी 450-500 हमारे कंडक्टर ट्रेंड कर चुके हैं, बाकी वो जल्दी करने जा रहे हैं। और रोडवेज पे आप भरोसा रखिए, रोडवेज उत्तर भारत की शान है। मुझे खूब ध्यान है, जब मैं कॉलेज में जाता था, चंडीगढ़ कभी आते थे तो लोग कहते थे हरियाणा रोडवेज बैठेंगे, ना कोई पंजाब में बैठता था, ना कोई हिमाचल वाले में बैठता था। लोग कहते ना रोडवेज की बस आने वाली उसमें बैठेंगे। कि रोडवेज के ड्राइवर और कर्मचारी, इतना भरोसा विश्वास है लोगों को कि रोडवेज की जो बसें वो समय पे अपने समय से चलती है, समय पहुंचाती है। और रोडवेज के मैं कर्मचारियों का इसी बात का धन्यवाद करूंगा कि उत्तर भारत की रोडवेज शान है। उन्होंने अपनी शान को कभी नहीं करने, धरने प्रदर्शन तो कर सकते हैं, पर रोडवेज के प्रति कभी उन्होंने बेवफाई नहीं की। वो मानते हैं रोडवेज हमारी शान है, उत्तर भारत की शान है, और रोडवेज के बेड़े को हम इतना मजबूत करेंगे। आने वाले समय में दिसंबर तक 370 इलेक्ट्रिकल बस हम अपने बेड़े में शामिल करने जा रहे हैं कि हम पॉल्यूशन फ्री करेंगे। हम एनसीआर में
कोई डीजल की बस से जाएंगे, हम जिले के 10 जिलों में इलेक्ट्रिकल बस को बढ़ावा देंगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देंगे, केंद्र के दिशा निर्देश पर काम करेंगे कि डीजल की बसों को हम कम करने का काम करेंगे। एनसीआर में स्क्रैप नीति लागू कर दी गई, हरियाणा की भी चर्चाएं लगातार चलती रहती हैं कि स्क्रैप नीति यहां भी लागू की जा रही है, तो क्या कुछ चल रहा है? स्क्रैप जो पॉलिसी जिसकी आप बात कर रहे हैं वो एनसीआर ने सारे उसकी स्क्रैप पॉलिसी है, क्यों हमने डीजल की और पेट्रोल की गाड़ियों को बंद किया है, और अभी हमने जो 15 साल पेट्रोल की गाड़ी, 10 साल डीजल की गाड़ी, और ये नहीं हम सबसे पहले सरकारी गाड़ियों को ऑक्शन करेंगे, हम सरकारी एक भी गाड़ी को जो 10 साल और 15 साल जो गाड़ी होगी सबसे पहले उसको स्क्रैप करने का काम करेंगे, और प्राइवेट भी हम गाड़ियों को उसको जो स्क्रैप जो पॉलिसी है उसके लिए हमने टेंडर है, कोई अप्लाई करना चाहे ले ले, उसके लिए स्क्रैप सेंटर खोलेंगे, उससे गाड़ियों को ब्रेक करेंगे। उसके बाद इससे पॉल्यूशन फैलता है, गाड़ियां खड़ी रहती हैं गलियों में, 10-10 साल 20-20 साल की गाड़ियां खड़ी हैं, लोग वहां पे धूल जमी रहती है। तो इस तरह की पॉलिसी जब तक नहीं आएगी, आने वाले समय नई गाड़ी लेगा, रेवेन्यू मिलेगा, लोगों को काम मिलेगा, लोगों को विकास मिलेगा, लोगों को पैसे जनरेट होंगे। तो पुरानी गाड़ियां सबसे ज्यादा पॉल्यूशन फैलाती हैं। हमने स्क्रैप पॉलिसी हरियाणा में लागू की है और जल्दी से जल्दी इस पॉलिसी को हम लागू करेंगे, जिससे आने वाले समय लोगों को लाभ मिलेगा, और जितनी 15 साल 10 साल गाड़ी है इनको हम ब्रेक करने का काम करेंगे। आपकी सरकार ने महापुरुषों को मान सम्मान देने की एक परंपरा शुरू की, जयंतियां मनाई गई। कई बार आरोप लगते हैं कि जयंती मनाई जा रही है लेकिन दूसरी तरफ उनको सुविधाएं देने की बात आती है। जहां तक तो पहरावर की जमीन का एक मामला है, उसे बड़ा एक राजनीतिक मुद्दा है, वहां हर रोज उस पर कोई न कोई चलती रहती है चर्चा, तो आप क्या कहेंगे उस पर? देखो, मेरा ये मानना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सभी महान विभूतियों की जयंती मनाई है, और एक नहीं अनेक हैं। अभी धन्ना भगत की हमने कैथल मनाई, अभी पिछले समय बड़ा कार्यक्रम हुआ। परशुराम जयंती हमने करनाल मनाई, बड़ा कार्यक्रम हुआ। छोटू राम जयंती हमने मनाई, बड़ा कार्यक्रम हुआ। हमने कोई ऐसा नहीं, हमें रविदास जयंती मनाई, हमें महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई, हमें डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई। हमने एक नहीं सबकी मनाई, और कोई ऐसा नहीं है जिसको हमने, पहले तो लोग कहते मेरे दादा के नाम से मनाएगी, कोई दादा के नाम से मना रहा था, कोई अपने ही परिवार को बढ़ा रहा था। धन्ना भगत जैसा कृष्ण का पुजारी, जैसे सब कुछ जीत लिया, उसको लोग भूले बैठे थे। लोग लग रहे थे अपने अपने परिवार की जोतवाती करते रहे, चलते रहे, उनके नाम से खाते कमाते रहे। हमने उन भक्तों की जयंती मनाई है जिन्होंने देश और दुनिया को दिशा दी है। द्वापर और त्रेता में भी उसने जिनका वो रहा है, योगदान रहा है। मेरा ये कहना है, पहरावर जमीन के बारे में जो आपने कहा, और मैं तो ये कहूँगा परशुराम जयंती पूरे भारत में, पूरे भगवान परशुराम एक नहीं सर्व जाति के देवता थे, और आज भी अमर हैं। अश्वत्थामा, हनुमान जी और परशुराम जी, सप्त चिरंजीवी में शामिल। हाँ। तो मेरा ये कहना है कि इन पर विवाद नहीं करना चाहिए। अरे कहीं मना लो, ग्राउंड बना लो, स्कूल बना लो, विवाद पे नहीं जाना चाहिए। अगर कोई विवाद है तो बैठ कर निपटाना चाहिए। विवाद बैठ कर निपटानी है। भगवान परशुराम तो कभी विवाद में पड़े नहीं, उन्हें विवाद में क्यों डालना चाहिए? नहीं डालना चाहिए, उनके लिए तो सब कुछ है। और वे तो पितृभक्त थे, पिता की आज्ञा का पालन करा, उन्हें तो सब कुछ पराक्रमित है, उन्हें विवाद में नहीं डालना चाहिए। तो मेरा मानना है कि भगवान परशुराम हमारे सबके हैं, और सब लागू के, एक हमारे थोड़ी हैं, सबके हैं। 2024 आ रहा है, चुनावी वर्ष है, तो आपके दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी है, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी है, दूसरे विपक्षी लोग भी अपनी तरफ से इनेलो पदयात्रा निकाल रही है, हुड्डा साहब अपनी सियासत कर रहे हैं। क्या लगता है, विपक्ष को कहां देखते हैं आप इस चुनाव के दौरान 2024 में? मेरा कहना है, दिल्ली के साथ गुड़गांव में फरीदाबाद लगा हुआ है, और पंजाब के साथ साथ भी हरियाणा लगा हुआ है। दिल्ली में सरकार है और पंजाब में सरकार है,
आपको सब कुछ मिल जाएगा। दिल्ली में क्या हाल है? दिल्ली में तो हम रहते ही हैं, दिल्ली पर तनख्वाह नहीं है, और दिल्ली में जो मुफ्त की चीज बढ़ती हैं, बिजली फ्री, पानी फ्री, फलाना फ्री, फलाना फ्री, फ्री को कोई नहीं जानता। फ्री के तो आदमी भंडारे में एक बार खाना खा लेगा, रोज नहीं खाएगा। तो मेरा एक ही जो पार्टी है जो दिल्ली में है, ये एक बार झूठ बोल के अपना सत्ता हासिल कर सकती है, बार बार नहीं करते। और हरियाणा के लोग तो बहुत समझदार हैं। हरियाणा का तो पूरे हरियाणा में जवाब है हरियाणा के आदमी का। हरियाणा तो जवाब में हाजिर जवाब देता है। हरियाणा के लोग तो अपनी पहचान अलग रखते हैं। हरियाणा के लोग पंजाब वालों, दिल्ली के वालों की तरह नहीं है। हरियाणा तो अपना ही पसंद करते हैं, अपनी कढ़ाई पसंद करते हैं, बाहर की कढ़ाई पसंद नहीं करते हरियाणा के लोग। हरियाणा के लोगों को पता 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। ये झूठ बोलना, मुद्दा बोलना, ये इनसे कुछ नहीं होगा। मेरा आखिरी सवाल, गठबंधन सहयोगी आपके आए हुए हैं, मंत्री जी पहुंच गए हैं, देवेंद्र बबली जी। गठबंधन को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। कभी कहते हैं आज छूट गया साथ, कभी कहते हैं कल छूट जाएगा, कभी कहते हैं कि वो नाराज हो गए। तो आपको क्या लगता है कि चुनाव में एक साथ उतरा जाएगा या एकला चलो की राह पकड़ी जाएगी? देवेंद्र बबली मेरे छोटे भाई हैं, पंचायत मंत्री हैं, छोटे भाई भी हैं, और दोनों पार्टियों का जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, और बड़े प्यार का गठबंधन है, और बहुत लंबे समय के बाद गठबंधन दोनों सरकार चल रही है। और सरकार आज 3.5 साल सरकार को चलते हुए 1.5 साल, 1 साल 6 महीना बाद, 9 महीना बाद लोकसभा का चुनाव है, फिर 6 महीना बाद विधानसभा का चुनाव है। आज गठबंधन में क्या परेशानी है? तोड़ने की जरूरत क्या है बताइए? जब सरकार ठीक चल रही है, कोई टूट की जरूरत नहीं, कोई परेशानी जरूरत नहीं, कोई परेशानी आज। और दूसरा क्या है कि जब सरकार काम कर रही है, दोनों ठीक कर रहे हैं, तो इसमें इस तरह की बात, जो लोग हैं मेरे विपक्ष के जो लोग हैं, वो सारे दिन यही कहते हैं आज टूट जाएगी, कल टूटेगा, परसों टूटेगा। जेजेपी गठबंधन टूटे ना टूटे, उनको तो मुख्यमंत्री कोई बना नहीं रहा। जो कहते हैं ना, उन्हें कोई नहीं बना रहा। कहते हैं ना, कोई देखो अपनी माँ से पूछेगा माँ नंबरदार कौन बनेगा, जो बेटा वो बनेगा, जो माँ मर जाए वो कौन बनेगा, जो फलाना बनेगा। जैसे कहा ना, इन्हें तो जो मेरे मित्र विपक्ष वाले कह रहे, इन्हें तो चाहे मर जाए, गठबंधन रहे या ना रहे, इन्हें मुख्यमंत्री कोई नहीं बना हरियाणा का। ये बात मेरी सुन लेना। रोज गठबंधन को तोड़ के आज टूट जाएगा, कल हो जाएगा। हमने 37 साल का राजनीतिक जीवन देखा है। 4 मुख्यमंत्रियों के साथ मैं छोटी उम्र में कॉलेज लाइफ से मैंने देखा, उनको बहुत करीबी से देखा। मैंने गठबंधन की सरकार देखी, मैंने अल्पमत की भी सरकार देखी है। पर क्यों? सब कुछ ठीक चल रहा है और काम कर रहे हैं, सब ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। तो मैं तो कहूंगा गठबंधन हमारा प्यार का गठबंधन है, मजबूत गठबंधन है, सारे मिलकर काम कर रहे हैं। पर वो अपने आप को भी सीएम के रूप में प्रचारित करते हैं कि मुख्यमंत्री तो अगले दुष्यंत ही होंगे। भाई अपने मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं, और मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम दुष्यंत जी हैं। कोई मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम वो मुख्यमंत्री है ना दोनों। अब कौन क्या कहता है उसे छोड़ो ना, कौन क्या कहता है। जो सरकार ने ओथ दिलाई है, मनोहर लाल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो डिप्टी की दिलाई है। और लोग क्या कहते हैं उनका जवाब हम पे तो है नहीं, कौन क्या कहता क्या नहीं कहता। धन्यवाद मूलचंद शर्मा जी। तमाम जो महकमे इनके पास है, उनके सवाल सीधे जनता से जुड़े हुए थे और सीधे उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट ढंग से उसके जवाब भी दिए और पूरा खुलासा किया कि भविष्य में क्या कुछ रहने वाला है। उस राजनीति पर भी उन्होंने व्यापक रूप से हरियाणा न्यूज के इस मंच पर मंथन किया। और हमारा उद्देश्य भी यही है, कॉन्क्लेव 2023 में कंक्लूजन निकाला जाए राजनीति का और तमाम सरकार के महकमों का कि क्या कुछ जनता को मिल रहा है, जनता कितनी संतुष्ट है। और आज बड़े व्यस्त समय में से समय निकालकर मूलचंद शर्मा जी हमारे छोटे से बुलावे पर यहाँ पहुंचे, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं। चलिए, एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जी आपका यहाँ पर आने के लिए। प्रतिमा मैम, मैं आपसे निवेदन करूंगी एक बार फिर से मंच पर आइए, सम्मान प्लीज मैम। तो जोरदार तालियां मूलचंद शर्मा जी के लिए।
बड़ी शालीनता और बेबाकी के साथ मूलचंद शर्मा जी ने हमारे वरिष्ठ सहयोगी के तमाम सवालों के जवाब दिए और ये बेबाकी और शालीनता ही दर्शाती है कि मूलचंद शर्मा जी कितने मजे हुए और फायर ब्रांड नेता कहलाए जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मूलचंद शर्मा जी। कॉन्क्लेव हरियाणा न्यूज 2023 इमार इंडिया प्रेजेंस को स्पॉन्सर्ड बाय पिरामिड इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड और हमारे एसोसिएट पार्टनर्स हैं द गोल्डन सिटी, गुरुग्राम मानेसर, इमारत, पार्क प्लाजा, वर्ल्ड वाइड मानेसर। सेशन